हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है फ्रॉम ब्लैक टू ग्रे। ठीक है। इफ इंडिया वांटेड प्रूफ ऑफ इट्स शिफ्टिंग डेमोग्राफिक स्टेटस, कह रहा है कि अगर भारत को प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए कि उसकी जो डेमोग्राफिक स्टेटस है, मतलब जो पॉपुलेशन का स्टेटस है वो चेंज हो रहा है कि नहीं, देन द लेटेस्ट SRS बुलेटिन 2024 हैज़ प्रोवाइडेड जस्ट दैट। तो इस समय जो एकदम न्यू लेटेस्ट SRS बुलेटिन रिपोर्ट आई है 2024 की, उसने एक तरीके से एविडेंस दे दिया है। द फिगर्स फ्रॉम द सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कह रहा है कि जो डेटा सामने आया है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट मतलब जो डेटा की रिपोर्ट है 2024 ऑफर इनकंट्रोवर्टिबल प्रूफ, एक ऐसा प्रूफ दिया है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, अनडिनाइबल है। फॉलिंग फर्टिलिटी रेट में गिरावट आ रही है। लो क्रूड बर्थ रेट में गिरावट आ रही है, मतलब जिस एरिया में है अगर 1000 पॉपुलेशन लोगे तो वहां पर जो बर्थ रेट है बहुत ज़्यादा कम हो रही है। टू शो, ये दर्शाती है दैट इंडिया स्पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कंसिडरेबली स्लोइंग डाउन, कि भारत की जो रफ्तार थी पॉपुलेशन ग्रोथ की वो काफ़ी हद तक धीमी हो चुकी है। वाइल, जबकि द पंडित्स जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया था एटलीस्ट 3 डिकेड्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर द कंट्री, कि भारत की जो ग्रोथ होगी पॉपुलेशन ग्रोथ की लगभग 30 साल तक चलती रहेगी जैसी इस समय है। द प्लंजिंग फर्टिलिटी रेट, जो गिरती हुई फर्टिलिटी रेट है, सर्टनली कमांड्स पॉज, उसने एक तरीके से हमको रुकने के लिए बोला है, फॉर कंटेम्पलेशन, कि हम चिंतन कर पाएं, एंड फॉरवर्ड प्लानिंग, और आगे की प्लानिंग कर पाएं। क्योंकि फॉर इंडिया टू क्रेस्ट अ क्राइसिस, इंडिया इस जो समस्या आ रही है एकदम टॉप पे पहुंच सकता है, दैट सेवरल नेशंस आर स्ट्रगलिंग टू मैनेज, जिस समस्या को बहुत से राष्ट्र स्ट्रगल कर रहे हैं मैनेज करने में। ठीक है। इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट हैज ड्रॉप्ड टू 1.9, भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वो गिर कर कितनी पहुंच गई है, 1.9 पहुंच गई है। लोअर देन द रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 21, और जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है 2.1 का, उससे भी नीचे चली गई है। मतलब अगर हमें अपने देश की पॉपुलेशन को स्थिर रखना था, स्टेबल रखना था, तो हमें 2.1 फर्टिलिटी रेट चाहिए थी, मगर भारत की जो फर्टिलिटी रेट है वो अब हो गई है 1.9। मतलब जितने लोग थे उतने रिप्लेस नहीं होंगे और हमारी जो पॉपुलेशन है वो गिरेगी। एडेड इन लार्ज बाई अ फॉलिंग बर्थ रेट, और ये जो हुआ है, जो क्या कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिरा है, इसकी किसने इसकी ज़्यादा मदद करी है, ये जो गिरती हुई बर्थ रेट है उसने उसकी मदद करी है। एज पर द लेटेस्ट SRS डेटा के जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार इंडियाज बर्थ रेट फेल फ्रॉम 21, भारत की जो बर्थ रेट थी वो 21 जो कि 2014 में थी, वो गिर कर कितनी हो गई है, 18.3 इन 2024। वाइल डेथ रेट मार्जिनली वेंट डाउन फ्रॉम 6.7 टू 6.4, जबकि जो डेथ रेट है वो थोड़ी सी गिर कर 6.7 थी, अब वो कितनी हो गई है, 6.4 हो गई है। मतलब कि पहले जितने लोग मर रहे थे उनकी जो गति थी उसमें कमी आई है, और जितने लोग पैदा हो रहे थे उसमें ज़्यादा पैदा हो रहे थे, अब उतने पैदा नहीं हो रहे, उसमें भी कमी आई है। द कंट्री इज वेल ऑन इट्स वे फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू वन ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, कह रहा है कि राष्ट्र अब उस रास्ते में है कि पहले तो हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा था, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से अब मैच्योर हो रही है, धीरे धीरे मतलब बूढ़ी होती जा रही है। एंड श्रिंकिंग वर्कफोर्स एक्सपेंशन, और जो हमारी वर्कफोर्स है वो भी अब काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर रही है, सिकुड़ रही है, कम होती जा रही है। इंडिया माइट स्टिल रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड, द मीडियन एज इन इंडिया इज 29.2 ईयर्स, कह रहा है कि भारत अब भी अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब अपनी जनसंख्या का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि जो हमारी मीडियन एज है मतलब एवरेज एज है वो कितनी है भारत की, 29.2 ईयर्स है। इन स्टार्क कंट्रास्ट टू चाइना, इसी के विपरीत हम क्लियर कंट्रास्ट है चाइना के साथ, जिनकी मीडियन एज कितनी है, 40.2 है। एंड सेवरल अदर यूरोपियन नेशंस, और
बहुत से ऐसे यूरोपियन नेशंस हैं जहाँ पे जिनकी मीडियन इन बहुत ज़्यादा है, वो उसकी फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। इन 2026 में इंडिया हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 370 to 380 मिलियन यूथ। 2026 में भारत के लगभग 370 से लेके 380 मिलियन यूथ हैं। एज 15 to 29 ईयर्स, जिनकी एज 15 से 29 साल तक है, रिप्रेजेंटिंग रफली 27% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, जो कि लगभग 27% कंट्री की पॉपुलेशन का है। Estimate also put India's below 35 years population at over 65% of the total। और डेटा ये बताते हैं कि भारत में अगर हम 35 ईयर्स के नीचे की पॉपुलेशन देखें तो वो हमारे टोटल कितना है, 65% है, मेकिंग इट वन ऑफ द वर्ल्ड्स यंगेस्ट कोहर्ट्स। कह रहा है कि जिससे यह दुनिया का सबसे ज़्यादा युवा समूह वाला देश बन जाता है। कोहर्ट्स का मतलब होता है ग्रुप्स। इन डेमोग्राफिक टर्म्स, कह रहा है कि जनसंख्या के टर्म में फॉलिंग बर्थ रेट रिफ्लेक्ट्स अ डिक्लाइन इन फर्टिलिटी। जो ये फॉलिंग बर्थ रेट है, मतलब बर्थ रेट अब जो कम हो रही है, वो दर्शाता है कि फर्टिलिटी में कमी आ गई है। लिंक टू फैक्टर्स, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन है, बेटर एजुकेशन है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, एसेस टू कॉन्ट्रासेप्शंस है, मतलब जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है, कॉन्ट्रासेप्शंस हो गए, चाहे वो दवाई हो गई या फिर और भी जितने तरीके होते हैं, उसका उनको पास एसेस है, पहुंच है। एंड द डिज़ायर फॉर स्मॉल फैमिलीज, और जो अब लोगों की चाह हो गई है कि उनके सिर्फ एक ही बच्चा और उनकी स्मॉल फैमिलीज हों, तो इसकी वजह से भी ये भी एक फैक्टर है। इंडियाज हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 72 ईयर्स, कह रहा है कि भारत में अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब कितना व्यक्ति जिएगा जब वो पैदा होता है, तो अब लगभग 72 साल है। मतलब आज भी कोई बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो 72 साल तो उसको जीना ही जीना है। एंड डिपिंग डेथ रेट, और जो मृत्यु दर है उसमें कमी आई है। ऑफर द अदर साइड ऑफ द ट्रांजिशन पैराडाइम, ये जो पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, मॉडल चेंज हो रहा है, ये जो क्या कहते हैं, जो डेटा है कि हमारे यहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, डेथ रेट गिर रही है, वो पूरी तरीके से दूसरा एक पॉजिटिव दृष्टिकोण दिखाता है। इम्प्लाइंग बेटर एसेस टू हेल्थ केयर, इसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ लोगों को हेल्थ केयर की जो पहुँच है वो अच्छी खासी मिल रही है। इंडिया नीड टू रीअसेस द पाथ अहेड, भारत को आने वाले जो समय है या रास्ता है उसको दोबारा से एक बार उसके ऊपर सोचना होगा, रीअसेस करना होगा। एंड पाइवेट टू प्रिपेयर, और तैयार रहना होगा, मतलब अपनी जो चीज जो भी उसकी रणनीति थी उसमें अब नई रणनीति अपनानी होगी, तैयार रहना होगा। फॉर द नीड्स ऑफ अ फ्यूचर ग्रोइंग नेशन, उन आवश्यकताओं के लिए जो कि एक हमारी जो पॉपुलेशन है बूढ़ी होती जा रही है उसके लिए। When the demographic dividend disappear, जब हमारा ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यूथ पॉपुलेशन का जो फायदा है वो खत्म हो जाएगा। द SRS डेटा हाउएवर फ्लैग्स अ मोर इमीडिएट कंसर्न टू, कह रहा है कि हालांकि जो SRS का डेटा है उसने एक और तुरंत जो इमीडिएट कंसर्न है, चिंता है, उसके लिए चिताया है। वन ऑफ वास्ट रीजनल एंड रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज, कि एक जो बहुत बड़ा अंतर है रूरल और अर्बन एरिया में। ओवरऑल परफॉर्मेंस इन रूरल एरियाज इज नॉट ऑन पार विद द अर्बन सेंटर्स, कह रहा है कि जैसा परफॉर्मेंस अर्बन एरियाज में है वैसा रूरल एरियाज में नहीं है। एंड द सदर्न स्टेट्स कंटिन्यू टू स्टे अहेड ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट, और भारत के जो सदर्न स्टेट्स हैं वो अभी भी नॉर्दर्न स्टेट्स के से आगे बने हुए हैं। ओवरऑल कुल मिला के चाइल्ड सर्वाइवल इम्प्रूवमेंट्स आर रियल, कि बच्चे का जो सर्वाइवल का जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं, लाभ हुआ है, वो सही में है। द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज़ फॉलन टू 24, कह रहा है कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मतलब लोग जो पैदा होते ही मर जाते हैं, अब वो गिर कर सिर्फ 24 रह गई है। बट हाई बर्डन स्टेट्स इन द नॉर्थ आर स्टिल एट अ मच हाइयर IMR, लेकिन ऐसे स्टेट जो कि नॉर्थ के हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो उनके यहाँ अभी भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है। स्टेट एंड एरियाज दैट लैग विल नीड टारगेटेड इंटरवेंशन, कह रहा है कि ऐसे स्टेट्स और क्षेत्र जो कि पिछड़े हुए हैं, जिनके पास जो लैग कर रहे हैं, उनको एक तरीके से स्पेशल टारगेटेड ध्यान इंटरवेंशन चाहिए सरकार की तरफ से। वेदर इट इज़ एसेस टू हेल्थ केयर, चाहे वो बात हो कि हेल्थ केयर को पहुंचाना या लोगों की पहुंच, अवेयरनेस जागरूकता फैलाना हो, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हो, टू अफेक्ट आर नेशनल कन्वर्जेंस, ताकि पूरे राष्ट्र को एक समान बनाया जा सके। ठीक है।
कन्वर्जेंस का मतलब यहाँ पर है इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब एक समान हो जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी लॉजिकली डिड्यूस फ्रॉम द पैसेज, कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो कि हम पैसेज से कंक्लूड कर सकते हैं। सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड शिफ्टिंग लाइफ स्टाइल प्रेफरेंसेस कंट्रीब्यूट टू द रिडक्शन इन नेशनल रिप्रोडक्शन रेट। कह रहा है कि हमारी सामाजिक आर्थिक स्थितियों में जो प्रोग्रेस है, इम्प्रूवमेंट है, और हमारी लाइफ स्टाइल जो चेंज हो रही है उसने काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट किया है जो ये नेशनल रिप्रोडक्शन रेट घटा है। बिल्कुल सही बात है। इंटरनल इम्बैलेंसेस इन की हेल्थ इंडिकेटर नेसेसिएट रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस टू अचीव यूनिफॉर्म प्रोग्रेस। कह रहा है कि जो इंटरनल इम्बैलेंसेस हैं, मतलब बैलेंस नहीं है चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट हेल्थ इंडिकेटर है उसने एक तरीके से रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ये ऑफिसेस को नेसेसिएट कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि वो यूनिफॉर्म प्रोग्रेस पाने पर फोकस करें। ये भी बात एकदम सही है। तो बोथ 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग इंडियाज करेंट डेमोग्राफिक सिचुएशन एज पर द पैसेज। द मार्जिनल डिक्लाइन इन द डेथ रेट, हाँ 6.7 से 6.4 हुआ है, ये दर्शाता है दैट द कंट्री इज सक्सेसफुली इन्हांसिंग इट्स हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी। एकदम सही तो है कि ये दर्शाता है कि भारत ने अपने हेल्थ केयर एसेसिबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है ना। तो ये हमारा एकदम करेक्ट है। वॉट इज द अंडरलाइंग इम्प्लीकेशन ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रेंड्स मेंशन्ड इन द SRS 2024 रिपोर्ट। कह रहा है कि SRS 2024 में बताए गए जो पॉपुलेशन ट्रेंड्स हैं हमें भविष्य के बारे में कौन से संकेत देती है। द रिडक्शन इन फर्टिलिटी रेट सजेस्ट दैट द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फैमिली साइज आर बिकमिंग यूनिफॉर्म अक्रॉस डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड सोशल सेक्टर्स। देखो हर जगह तो यूनिफॉर्म नहीं है ना, अभी बताया गया कि रूरल और अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा फर्क है, तो ये तो नहीं होगा। द करेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रोवाइड्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट अलाउ द नेशन टू डिले द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म। कह रहा है कि अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि जो हमको काफ़ी ज़्यादा एक अवसर प्रोवाइड करती है कि अभी नेशन के पास चीज़ों को डिले करने का एक तरीके से समय है, ऐसा नहीं है। द इम्प्रूवमेंट इन नेशनल हेल्थ इंडिकेटर इंडिकेट्स दैट द एग्जिस्टिंग रीजनल डिस्पैरिटीज आर अ रिजल्ट ऑफ हिस्टोरिकल फैक्टर्स, कि जो हमारे यहाँ रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो एक तरीके से अंतर है वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वजह से, ऐसा तो कहीं नहीं बताया गया। द फॉलोइंग बर्थ रेट सिग्निफाइज आर ट्रांजिशन। कह रहा है कि ये जो घटती हुई बर्थ रेट है वो एक तरीके से इस ट्रांजिशन की तरफ संकेत देती है, इशारा करती है, वेयर द फोकस ऑफ पब्लिक पॉलिसी माइट नीड टू शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोलिंग ग्रोथ टू मैनेजिंग स्ट्रक्चरल चेंज। कि अब सरकार का जो फोकस है वो कंट्रोलिंग ग्रोथ से लेकर, मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ को मैनेज करने से हटकर अब ये जो हमारे यहाँ ढांचा एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है कि अब हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं, उसको मैनेज करने में लगाना होगा। तो बिल्कुल भी सही है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड बी द प्राइमरी फोकस ऑफ इंडियाज फॉरवर्ड प्लानिंग। ऑथर के अनुसार भारत की फॉरवर्ड प्लानिंग क्या होनी चाहिए। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम दैट कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन। एकदम ये सही है कि अब हमको ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम डेवलप करने होंगे जो कि आवश्यकताओं को पूरा कर पाए जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन होगी उसकी, ठीक है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल रोल ऑफ बट इन द लाइन। ओवरऑल कुल मिलाकर चाइल्ड सर्वाइवल इंप्रूवमेंट्स आर रियल, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हैज फॉलन टू 24, बट हाई बर्डन स्टेट्स इन द नॉर्थ आर स्टिल एट अ मच हाइयर IMR। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे ये एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या फिर एक आइडिया है। इंडिपेंडेंट आइडिया यहाँ पर भी है, दोनों आइडिया को जोड़ने वाला ये क्या है, बट। फैन वॉइस पढ़ा है, इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में जुड़ते हैं तो इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं, जैसे बिकॉज, ऑल दो, इफ, सिंस। यहाँ पे ये डिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं ना, एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए यहाँ पर इतना समझ लो कि दो जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है उनको जोड़ने वाला जो वर्ड है वो क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। ये है आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है। एक बार पढ़ के देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर स्टार्ट करते हैं। एज आई सैट इन द बालकनी ऑफ माई 3rd फ्लोर फ्लैट। कह रहा है कि जैसा कि मैं बैठा हुआ था अपने 3रे फ्लोर फ्लैट में की बालकनी में, चिलिंग आउट विद हॉट कपा एंड वॉचिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। वहाँ पे वो चिल कर रहा था एक हॉट कप कॉफ़ी या टी के साथ,
और ये कपा का मतलब यहाँ पे वही है, एक कप ऑफ टी, ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इनफॉर्मल की तरह बोलते हैं इंग्लिश में इसको। और वॉचिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, और वो एक बिल्डिंग को बनते हुए देख रहा था इन द डायगनली अपोजिट प्लाट ऑफ अ लैंड, उसका जो फ्लैट था उसके क्या कहते हैं, एक प्लाट था डायगनल व्यू में वहाँ पर। आई कैन नॉट हेल्प वंडरिंग हाउ मच टाइम, कह रहा है कि मैं अपने आप को सोचने से रोक नहीं पा रहा था कि कितना टाइम, कितनी मैन पावर, कितना प्रिसीजन, कितनी स्किल गोज इन टू द जॉब ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कितना ज़्यादा मतलब इसे एफर्ट लगता है किसी भी नई चीज़ को क्रिएट करने में। बी इट एनीथिंग, चाहे वो कुछ भी हो, फ्रॉम कंक्रीट, एक कंक्रीट की बिल्डिंग से लेकर टू कैनवस, कोई ड्राइंग तक। डिस्ट्रक्शन इन कंट्रास्ट, कह रहा है कि उसके विपरीत जो तबाही होती है, सीम्स टू अकर ईजली एंड फास्ट, देखने में ऐसी लगती है कि वो आसानी से हो जाती है और तेज़ी से हो जाती है। नेचर्स वेज ऑफ डिस्ट्रक्शन हैपन ऑन इट्स ओन टर्म, कह रहा है कि जो नेचर का तरीका होता है तबाही का, उसके हिसाब से होता है। एंड इट इज़ बियॉन्ड आर कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटीज़, और ये सब हमारी चीज़ों से समझ से बाहर है। एंड द डिस्ट्रक्शन कॉज बाई ह्यूमन देमसेल्फ, कह रहा है कि और जो तबाही जो ह्यूमन ने, इंसानों ने अपने लिए खुद करी है। डेलिब्रेट डेविस्टेशन कॉज्ड बाई, जो कि जानबूझ करके तबाही करी गई है देशों द्वारा, नेशंस द्वारा। सीम्स टू हैपन विद सो मच अबंडेंस, ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लापरवाही से किया गया है। एंड डैश, किस तरीके से किया गया है देखते हैं इसको। क्या आना चाहिए, कंसिलेटरी। कंसिलेटरी का मतलब होता है फ्रेंडली, ठीक है, बताओ यहाँ पे ये आएगा। बेलीग्रेंट सबको पता होना चाहिए, है ना, हॉस्टाइल, एग्रेसिव। मैग्नानिमस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा बड़े दिल वाला, उदार व्यक्ति, जेनरस। और रेटिसेंट सबको पता होगा, जो चुप, बहुत ज़्यादा कम बोलता हो, ठीक है, रिजर्व रहता हो, साइलेंट रहता हो। तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, बड़े दिल वाला कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। बेलीग्रेंट झगड़ालू हो सकता है, कंसिलेटरी मतलब फ्रेंडली। तो बेस्ट क्या होगा यहाँ पर, बी होगा। कॉज्ड बाई बेलीग्रेंट नेशंस सीम्स टू हैपन विद सो मच अबंडेंट, मतलब ये जो झगड़ालू नेशंस हैं इन्होंने ही तबाही मचाई है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा लापरवाही से, जैसे यूएस और ईरान आजकल लड़ रहे हैं। एंड किस तरीके से, कंपंक्शन, कंपंक्शन का मतलब होता है पछतावा, गिल्ट, तो यहाँ पे गिल्ट किस तरीके से कर रहा है, नहीं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है केयर करना। एल्ट्रुइज्म मतलब सबको पता होगा, एल्ट्रुइस्ट, है ना, जो बहुत ज़्यादा उदार व्यक्ति होता है। कैलुअसनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्रुएल्टी के साथ, कठोरता के साथ, हाँ, तो यही मीनिंग होगा, ठीक है। डी हमारा करेक्ट आंसर है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के साथ साथ, डैश इवेंट्स, हिस्टोरिक अपहेवल्स एंड वॉर्स हैव कॉज्ड मैमथ डिस्ट्रक्शन, ऐतिहासिक रूप से जो बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल हुआ है, वॉर्स हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े एक तरीके से विनाश ला दिए हैं। अनइमेजिनेबल ट्रॉमा, बहुत सा एक तरीके से शॉक दिया है, दिमागी रूप से हिला दिया है लोगों को, जैसा सोच भी नहीं सकते थे। एंड हैव लेड द वर्ल्ड एंड ह्यूमैनिटी ऑलमोस्ट टू अ टिटरिंग स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दुनिया और इंसानियत को एक ऐसी पोजीशन पे ले आए हैं जहाँ से इतना आखिरी स्थिति पे ले आए हैं जहाँ से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। क्या होना चाहिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम, कैटेक्लिस्मिक, कैटेक्लिस्मिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। क्वांटिडियन का मतलब होता है जो कि बहुत ज़्यादा सामान्य हो। फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्वांटिडियन इवेंट्स, सामान्य इवेंट्स नहीं। सेरेंडिपिटस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति लकी हो, फॉर्चुनेट हो, ठीक है। एफर्मल बहुत बार बता चुका हूँ मैं, ये टेम्परेरी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत ही कम समय वाला, ठीक है। तो यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डैश द वर्ड एंड द ह्यूमन ट्राइब हैव स्टूड देयर ग्राउंड, कह रहा है कि उसके बावजूद भी जो पूरा विश्व है और मानव सभ्यता है, वो उसके बावजूद इतनी समस्याओं के बाद भी डटे रहे। क्या होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, कोई मतलब नहीं आ रहा है। नॉट विद स्टैंडिंग, उसके बावजूद हो सकता है। नेवर द लेस भी उसी तरीके का मीनिंग दे रहा है, उसके बावजूद हो सकता है। मोर ओवर, इसके अलावा नहीं। यहाँ पे कंट्रास्ट दे रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग नेवरदलेस। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे एक कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। कभी भी नॉट विद स्टैंडिंग इस तरीके से यूज़ नहीं करते। अगर आपको नॉट विद स्टैंडिंग का यूज़ करना ही है तो नॉट विद स्टैंडिंग द वॉर्स कह सकते हैं ना, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब जो मानव सभ्यता है, सर्वाइव्ड,
क्या वॉर्स के बावजूद भी, देखो यहाँ पे नॉट विद स्टैंडिंग आया, डायरेक्टली नाउन है, यहाँ पे कोई भी पंचुएशन नहीं लगा, ठीक है। ह्यूमैनिटी सर्वाइव, मानवता जो है वो सर्वाइव कर गई। अब यहाँ पे ये तो है नहीं, यहाँ पे पंचुएशन ले आया, डायरेक्टली तो आ नहीं रहा है यहाँ पर, तो ये यूज नहीं करेंगे। बेस्ट क्या होगा यहाँ पर, नेवर द लेस द वर्ड एंड द ह्यूमन ट्राइब हैव स्टूड देयर ग्राउंड, ठीक है। व्हेन आई वॉज यंग, कह रहा है कि जब मैं छोटा था, वेन एवर अ ग्लोबल क्लैमिटी ऑफ अनफोर्सीन एंड अनप्रेडिक्टेबल नेचर अकर्ड, जब भी दुनिया में तबाही वाली कुछ भी चीज़ होती थी जो ना ही पहले कभी देखी गई या एक्सपेक्टेड थी, ना ही जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता था, जब होती थी, माई ग्रैंड पेरेंट यूज टू मेक अ डैश स्टेटमेंट, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट थे वो एक अलग तरीके के वाक्य बोलते थे, मतलब अजीब तरीके के। टाइम फॉर एंड ऑफ द वर्ल्ड इज नियरिंग, उनका कहना था कि समय आ गया है कि अब विश्व का अंत करीब है। आई यूज टू गेट बैफल्ड, कह रहा है कि मैं कन्फ्यूज हो जाया करता था, डर जाया करता था, बाय दिस एपोकलिप्टिक स्टेटमेंट, ये जो विनाशकारी वाले उनके स्टेटमेंट हुआ करते थे उससे। एंड यूज टू थिंक, और ऐसा सोचता था, ऑफ न्यूमरस पॉसिबिलिटी, बहुत सी संभावनाओं को, ऑफ हाउ द वर्ल्ड कुड एंड, कि किस तरीके से ये विश्व का अंत होगा। नॉट विद स्टैंडिंग ऑल दिस, इन सब के बावजूद भी, द वर्ल्ड एंड द ह्यूमन ट्राइब हैव स्टूड देयर ग्राउंड, जो विश्व था और मानव सभ्यता थी उसने अपनी एक तरीके से वो डटे रहे, वो डरे नहीं। कुछ लोग सोचेंगे सर अभी आपने कहा था कि नॉट विद स्टैंडिंग वहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पर तो देखिए दे दिया गया, नाउन यहाँ पर आ गया। भाई नॉट विद स्टैंडिंग के साथ मेरा कहने का मतलब था नाउन यहाँ पर, तो नाउन भी हो गया, प्रोनाउन भी हो गया, है ना, तो ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो यहाँ पे जो ऑल दीज लगा, नॉट विद स्टैंडिंग ऑल दीज, मतलब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, तो यहाँ पे सिर्फ राइटर ने और अगर ये ऐसे लिख देता ना तो ये गलत हो जाता, फिर यहाँ पे उसको नेवरदलेस का यूज़ करना पड़ता, तो यहाँ पे ये सही था। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, इनॉक्वस, इनॉक्वस का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सेफ हो, हार्मलेस हो, कोई मतलब आ रहा है यहाँ पे नहीं। प्रॉपिटस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो, फेवरेबल हो, शुभ हो। सैंग्विन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक, आशावादी। सिनेस्टर का मतलब सबको पता होगा, एविल, थ्रेटनिंग, डराने वाला। माई ग्रैंड पेरेंट यूज टू मेक अ सिनेस्टर स्टेटमेंट, ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये है पैराजम्बर, ठीक है, S1 फिक्स है, S6 फिक्स है, और ये है ऑप्शन, ठीक है। कुछ लोग कह रहे थे सर ऑप्शन को एक ही स्लाइड में रख लिया करिए, कहाँ रख लें, जगह ही नहीं बचती है। अभी इसको मैंने छोटा कर रखा है इसलिए छोटा, अभी एक पॉइंट और बढ़ाऊंगा ना तो ये पूरा क्या कहते हैं, ये जितना भी लिखा हुआ आगे नीचे आ जाएगा, फिर एक सेंटेंस मुझे दूसरी स्लाइड में ले जाना होगा। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं, एक बार कहीं कॉपी में नोट कर लो, इतनी भी क्या आलस है, ठीक है, एक बार देख लो और फिर खुद से ट्राई करो। माउंट तकौची इरप्टेड सडनली विद अ ट्रेमेंडस रोर विच वॉज हर 20 माइल्स अवे। माउंट टकौची है कहीं पर, एक तरीके से उसका लावा फट पड़ा बहुत तेज़ी से आवाज़ आई, विच वॉज हर 20 माइल्स अवे, जो कि 20 माइल तक सुनी गई थी। एडिंग टू दिस ट्रेजी, इस घटना के साथ साथ ऑफ द ट्रैड माइनस, जो वहाँ पे माइनस फंस गए थे। लेटर मैसेजेस फ्रॉम हकादू, जो हकादू के बाद में मैसेज आया हकादू स्टेट से, दैट 1000 ऑफ फार्मर्स की, जो बहुत हज़ारों फार्मर्स थे, आर ऑल्सो मिसिंग एमिट्स वेरिंग कैजुअलिटी रिपोर्ट, वो भी गायब हैं, साथ साथ बीच में जो बहुत सी कैजुअलिटी की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ठीक है, मतलब कोई वॉल्कनो फटा है, अब उसके ऊपर ये पूरा पैराजम्बल है। द फिजिकल डैमेज टू द सेटलमेंट, किस सेटलमेंट की बात हो रही है, क्या वॉल्कनो कोई सेटलमेंट है, कोई सेटलमेंट है, सेटलमेंट समझ रहे हो क्या होता है, जब लोग कहीं अपना गाँव लगा के रहते हैं, टेंट वेंट लगा के रहते हैं, उसको सेटलमेंट कह सकते हैं। कोई मतलब आ रहा है यहाँ से, नहीं आ रहा है, तो S1 के बाद P तो होगा नहीं। इन रेस्पॉन्स टू दिस टेरिफाइंग साउंड, पढ़ते ही समझ में आ गया क्यों होगा वो पहला सेंटेंस, क्यों, यहाँ पे देखो ट्रेमेंडस रोर की बात हुई है कि जो अचानक से बहुत तेजी से आवाज़ करते हुए वॉल्कनो फटा है, वही कह रहा है कि इस जो डराने वाली आवाज़ थी इसके रेस्पॉन्स में जो द इनहेबिटेंट्स ऑफ मियाई टाउन के जो रहने वाले थे, लोकेटेड एट द फुट ऑफ द वॉल्कनो, जो कि वॉल्कनो के फुट में रहते थे, मतलब जहाँ वहाँ पे ही नीचे एकदम गांव बसा हुआ था। फ्लैड इन पैनिक, वो इधर उधर भागने लगे पैनिक होकर, बिल्कुल सही है, क्यों तो स्टार्ट कर ही सकते हैं। अब क्या करें, अलॉन्ग साइड दिस स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन, अभी तो ये बताया गया है कि वो डर के भाग रहे हैं, किस स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन की बात हो रही है,
क्या यहाँ पे गाँव वाँव उजड़ गए? अभी तो नहीं बता सकते, तो क्यू के बाद आर तो आएगा नहीं। द फिजिकल डैमेज टू द सेटलमेंट, कह रहा है कि फिजिकल जो डैमेज है इज ऑलरेडी सीवियर, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब है। विद ऑफिशियल रिपोर्ट्स स्टेटिंग दैट 60 हाउस हैव बीन बरीड अंडर लावा, और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के अनुसार कि 60 हाउसेज जो हैं वो लावा में दब चुके हैं अब तक। ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, दिस टाउन इज नाउ कंसीडर्ड सीरियसली इंडेंजर्ड, कि ये जो टाउन है अब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एंड ऑल ट्रेन सर्विसेज टू इट हैव बीन कंप्लीटली सस्पेंडेड, और इसकी जितनी भी ट्रेन सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड कर दिया गया है, अनिश्चित काल के लिए एक तरीके से टाल दिया गया है। क्या होना चाहिए? अब ऑप्शन में जाओ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। ए खत्म, ये खत्म, या तो एस होगा या तो पी होगा, बस दो चीज़ में फोकस करना है हमको। क्यू के बाद अगर हम एस जाते हैं, कॉन्सिक्वेंटली दिस टाउन इज नाउ कंसीडर्ड सीरियसली इंडेंजर्ड, सही लग रहा है, हो सकता है। चलो दूसरा ऑप्शन भी ले लेते हैं। कुछ को लग रहा होगा सर क्यू के बाद पी भी हो सकता है, फिजिकल डैमेज टू द सेटलमेंट इज ऑलरेडी सीवियर, कि ये जो सेटलमेंट है ये पहले से ही काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई है, विद ऑफिशियल रिपोर्ट स्टेटिंग दैट, चलो इसको ही मान लेते हैं। ठीक है। अब पी आएगा और फिर आर आएगा ये वाले में। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो फिजिकल डैमेज हुआ है सेटलमेंट में वो पहले ही से बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, और ऑफिशियल रिपोर्टिंग है कि 60 जो घर हैं वो लावा के अंदर दब गए हैं। ठीक है। साथ ही साथ जो दिस स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चरल डिस्ट्रक्शन हुआ है, द इमीडिएट ह्यूमन कॉस्ट इज अलार्मिंग, जो अभी तुरंत जो लोगों को मरना हुआ है बहुत ज़्यादा खतरे वाला है। एज 120 माइनर्स आर मिसिंग, क्योंकि 120 माइनर्स जो है वो मिसिंग है इनसाइड द लोकल सल्फर माइन। ठीक है। एडिंग टू दिस ट्रेजेडी ऑफ दिस ट्रैप्ड माइन, अच्छा देखो यहाँ S6 भले ही हमारा फिक्स था मगर उसने हमारी सहायता करी कि आर को फिक्स करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आर पे बात हुई है कि किस तरीके से वो मिसिंग है, जो 20 माइनर्स हैं लोकल सल्फर माइन में। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है इस घटना के साथ साथ ऐड करते हुए एडिंग टू द ट्रेजेडी ऑफ दिस ट्रैप्ड माइनर्स, जो बाद का जो मैसेज आया है हैकादो स्टेट का कि हजारों फार्मर्स भी मिसिंग हैं। ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? QSPR। किसी को कोई डाउट? तो सी हमारा एकदम सही है। ये भी देखो अरेंज करना है, पैराजम्बल है, एक बार खुद से ट्राई करो। ये लो ऑप्शन है, एक बार कॉपी में उतार लो, कहीं भी लिख लो, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है फिर ट्राई करो। ठीक है, इतना तो लिखते ही हो एग्जाम में। चलो, रेस्पॉन्डिंग टू दिस टेरिफाइंग सिचुएशन, इस डराने वाली सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करते हुए किस टेरिफाइंग सिचुएशन की बात कर रहे हैं, नहीं रखेंगे पहला। आफ्टर 6 आवर्स ऑफ रिलेंटलेस एफर्ट, 6 घंटे के लगातार एफर्ट करने के बाद, दीज डिप्लॉयड टीम्स, कौन डिप्लॉयड टीम्स, दीज किसके लिए यूज कर लिया गया भाई, ये भी पहला नहीं होगा। अ सडन टेक्निकल फॉल्ट एट द गुलमर्ग केबल कार सस्पेंडेड सर्विसेज, लीविंग ओवर 300 टूरिस्ट डैंगलिंग मिड एयर इन देयर कैबिन्स। ठीक है, थर्ड ही है। क्या कह रहा है? अचानक से जो टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी गुलमर्ग के केबल में, इस तरीके से नहीं होती हैं गाड़ियां, लोग जाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, वहां पे कुछ समस्या आ गई, वो बीच में अटक गई, जिसमें 300 टूरिस्ट जो थे वो वही मिड एयर में लटक रहे थे अपने कैबिन में। पैनिक क्विकली ग्रिप्ड दीज स्ट्रैंडेड इंडिविजुअल, और पैनिक जल्दी से ही उनको पैनिक ने पकड़ लिया क्योंकि वो फंसे हुए थे ये इंडिविजुअल। एज द वेदर टर्न इंक्लीमेंट, क्योंकि जो वेदर था वो खराब हो गया था, विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स लैशिंग द रीजन, और जो तेज हवाएं थी और हैवी रेन्स जो था वहां के रीजन को पूरी तरीके से थपेड़े मार रहा था। तो 3 और 4 हो सकता है। ठीक है, अब इस टेरिफाइंग को सिचुएशन को रेस्पॉन्ड करते हुए जो अथॉरिटीज थी उन्होंने इमीडिएटली पास्ड मल्टीपल SDRF एंड आर्मी रेस्क्यू टीम्स इनटू सर्विस। अब कह रहा है कि 6 घंटे के रिलेंटलेस एफर्ट के बाद ये जो डिप्लॉयड टीम थी इन्होंने सक्सेसफुली इंश्योर किया, सुनिश्चित किया कि सबका सेफ एविक्यूएशन हो, मतलब आराम से उनको निकाल लिया जाए हर सिंगल पर्सन को। तो 3, 4, 1, 2। ठीक है, ये तो आसान था। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए हो चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी। वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।